सबसे पहला चैप्टर हमने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम पढ़ने वाले हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी एग्जामिनेशन अगर दिए हो तो उसमें देखा होगा कि अगर फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो सिलेबस का पार्ट है, तब उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ये जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये पूरे सब्जेक्ट का बेसिक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे जो थ्रू आउट द सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट के दौरान वो टर्म्स हम बार बार रिपीटेटिवली उनको यूज करेंगे, बार बार वो टर्म्स जो है काम आएगी। तो यहाँ पर इस चैप्टर में सारा कॉन्सेप्चुअल जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो सारा आपको कवर करना है, उन टर्म्स को समझना है अच्छे से, जिससे आगे जो है चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। इसके बाद सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, बेसिकली ये प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है, लेकिन सिस्टमेटिक करने के लिए इसको एज ए डिफरेंट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा चैप्टर है। तीसरा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्स में तो यहाँ से क्वेश्चन फिक्स ही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है ना। बुओयेंसी वाला पार्ट खासकर जो है वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में द्रव, लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन सिलेबस का पार्ट है, तो हम इसको भी कवर करेंगे। ओके, इसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये जो शुरू के 5 चैप्टर्स की बात की, ये जो शुरू के 5 चैप्टर्स की बात की ना, ये बेसिकली आपका फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली में फ्लूइड मैकेनिक्स को हम मेजरली मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट होता है, दूसरा होता है फ्लूइड डायनेमिक्स वाला पार्ट, और तीसरा होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया ना, एक चैप्टर नंबर 1 से 5 तक, ये एक्चुअली में फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लूइड स्टैटिक्स। और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पार्ट भी पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में ये स्टैटिक्स वाला पार्ट है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसके बाद देखो डायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। डायनेमिक्स में से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 2 स्टार इसको भी लगा सकते हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेईएन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं ना, जो टॉप टियर एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ये मॉडर्न थ्योरी है, बच्चे इतने कंफर्टेबली फील नहीं करते, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से, जितना आसानी से पॉसिबल होगा उतनी आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लो थ्रू पाइप्स, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लेमिनार फ्लो भी इंपॉर्टेंट है। टर्बुलेंट फ्लो और बाउंड्री लेयर थ्योरी ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉडल एंड डायमेंशनल एनालिसिस, यहाँ से भी जनरली क्वेश्चंस अगर आते हैं, बाई चांस क्वेश्चंस आते हैं और आते हैं तो वो आपका बेसिक यूनिट और डायमेंशंस पर आते हैं, विमा पर आते हैं ना। विमा पूछ लेता है तो बेसिक चीज़ है, तो उसमें कुछ ऐसा डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ओरिफिस एंड माउथ पीस, तो सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पर ये लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नोचेज एंड वियर्स एंड ओपन चैनल फ्लो, तो ओपन चैनल फ्लो जो है ना, जिन एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत बार मल्टीपल क्वेश्चंस ओपन चैनल फ्लो से पूछ लिए जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या चैप्टर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कौन सा जो टॉपिक है, कौन सा चैप्टर जो है उसका किस तरीके से वेटेज होता है। ठीक है, अब पूरे सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, देखो हम पूरा कवर कर रहे हैं, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं कि कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाए। तो जैसे आप एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करते तो आप कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में निकल जाओगे अगर आपने डेडिकेटेडली तैयारी की। हाँ, कोशिश हमारी ये होती है कि क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास नोट से बाहर आपका किसी भी एग्जाम में कुछ भी कंटेंट नहीं होना चाहिए। बेसिक जेईई नहीं इनकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपके जो क्लास नोट्स होंगे ना, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके क्लास नोट से सब कुछ होंगे, है ना। बाकी चीज़ें जो होगी टेस्ट सीरीज वगैरह या वन लाइनर्स जो आपको मिलेगी, तो वो सब रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, लेकिन जो आपका जो बेस बनेगा वो क्लास नोट्स ही होगा। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टाइम टू टाइम इन क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। फाइन, तो थोड़ा डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ आपको पढ़ना है। अब मैं इन जनरल अगर बात कर रहा हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स का जनरली वेटेज क्या होता है,
तो देखिए जिस भी एग्जाम में फ्लूइड मैकेनिक्स सिलेबस का पार्ट होता है, चाहे एएन के एग्जामिनेशन हो, जो भी स्टेट के एएन के एग्जामिनेशन होते हैं या स्टेट के जेईएन के एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, या आपका एसएससी जेई होता है, तो इन एग्जामिनेशंस में जनरली 10 से 12 क्वेश्चंस तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से पूछे जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, बहुत अच्छा सफिशियंट वेटेज होता है। तो इस सब्जेक्ट को आप किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। फाइन। जिन एग्जामिनेशंस में नंबर ऑफ स्लॉट में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ना, बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पर शिफ्ट टू शिफ्ट वेरिएशन क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एसएससी के एग्जाम 2018 में मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ, ठीक है, ज़्यादा मुझे ध्यान है 7 दिन तक 3-3 शिफ्ट में एग्जाम चला था, करीब 21 शिफ्ट उसमें थी। तो एक पर्टिकुलर शिफ्ट में स्टील के 18 क्वेश्चन पूछ लिए गए, है ना, एक पर्टिकुलर शिफ्ट में सोम का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये जब नंबर ऑफ शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है ना, तो वो ये सारा जो एनालिसिस है वो बिगड़ जाता है। मतलब किसी शिफ्ट में हो सकता है इस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी दूसरी शिफ्ट में हो सकता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वेटेज बहुत कम हो जाए। लेकिन जिन एग्जामिनेशंस में सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उन एग्जामिनेशंस में मानना कि अगर फ्लूइड मैकेनिक्स सिलेबस का पार्ट है तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस का वेटेज इसका रहेगा। फाइन। चलिए, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये तो हमने बात की बेसिक सिलेबस वाले पार्ट की, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, चैप्टर 1। तरल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो एकदम बेसिक से हम चलेंगे, एकदम बेसिक से हम चलेंगे, ठीक है, छोटी से छोटी चीज भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आज से पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको जीरो इसमें आता है, कुछ नहीं आता आपको, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो एकदम बेसिक पार्ट भी मैं कवर करते हुए चलूंगा। अगर रेगुलरली आप क्लास लोगे, टाइमली सब कुछ पढ़ोगे, तो दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड हिंदी में बोला जाता है इसको तरल, ठीक है, फ्लूइड की बात कर रहा हूं मैं, इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, तरल। कैसे हम फ्लूइड को डिफाइन करते हैं, कैसे हम फ्लूइड को डिफाइन करते हैं, आपने पढ़ा होगा स्कूलिंग में कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। इंग्लिश में पदार्थ को बोला जाता है मैटर। जो मैटर होता है या पदार्थ होता है, इसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है, कौन कौन सी होती है, एक तो होता है सॉलिड, ठोस, एक होता है लिक्विड, द्रव, और तीसरा कौन सा होता है, गैस। जनरली 3 ही अवस्थाएं हम लेकर चलते हैं ना किसी भी पदार्थ की, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं हम लेकर चलते हैं। जो तरल है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें फ्लो करने का गुण हो, प्रवाह करने की प्रवृत्ति होती है, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं समझा दूंगा आपको। तो एक बार डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें जिसमें प्रवाह करने का गुण हो, प्रवाह करने का गुण हो, प्रवाह करने का गुण हो, फ्लूइड कहलाता है, तरल कहलाता है। ओके,
ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें जो फ्लो कर सकता है ना, जो प्रवाह कर सकता है, उसको हमने फ्लूइड बोल दिया। अब पदार्थ मतलब क्या, यहाँ पे पदार्थ की बात की कि ऐसा पदार्थ जो प्रवाह कर सकता है उसको हमने फ्लूइड बोला। पदार्थ मतलब क्या हो सकता है, तीन अवस्था होती है ना पदार्थ की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमें ये सोचना है कि जो तीन अवस्थाएं होती है किसी पदार्थ की, उसमें से कौन कौन सी अवस्था में फ्लो हो सकता है। क्या सॉलिड जो है वो फ्लो कर सकता है, उसका प्रवाह हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें फ्लो करने का गुण नहीं होता। ठीक है, हम बात करेंगे ये फ्लो कर सकता है क्या, तो ठोस जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। लिक्विड फ्लो कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है ना। पानी की बाल्टी थी, आपने उड़ेल दी तो वो फ्लो करके प्रवाह करके दूसरी जगह पहुंच जाता है। मतलब लिक्विड जो है उसमें फ्लो करने का, प्रवाह करने का गुण होता है। क्या गैसेज में फ्लो करने का गुण होता है, बिल्कुल होता है। कई बार हमारा सिलेंडर का, जो घरों में गैस सिलेंडर्स हम यूज करते हैं, उनका अगर रेगुलेटर कभी ऑन रह जाता है ना, गैस ऑन रह जाती है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, एक रूम से दूसरे रूम में स्मेल हमें फील होती है ना। तो क्यों हो पा रही है, क्योंकि वो गैस जो है वो फ्लो कर रही है, समझ लो। तो गैसेज में भी फ्लो करने का गुण होता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड और गैस जो है ना, इनमें फ्लो करने का गुण होता है। मतलब जब भी हम अभी ये टर्म यूज करेंगे फ्लूइड, तो इसका मीनिंग क्या होगा, लिक्विड या गैस से, है ना। फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड या गैस की हम बात करना चाह रहे हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आपको तुरंत उसको कमेंट करके पूछना है। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे फ्लूइड के, इसके एग्जाम्पल्स होंगे लिक्विड और गैस। लिक्विड को हिंदी में बोलते द्रव। ठीक है, लिक्विड और गैस। फाइन। अब देखो जो कॉमन टर्म्स है ना, उनको देखो अप्रोच क्या रहने वाला अपना, कि जो कॉमन टर्म्स है ना, बहुत जो कॉमन टर्म्स होती है उनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको बता दिया कि फ्लूइड को तरल भी बोला जाता है, लिख भी दिया नोट्स में। अब आगे से जो इतनी कॉमन टर्म्स होगी ना, तो उसको मैं फ्लूइड ही बोलूंगा। समझ लो, ये अप्रोच रखेंगे, ये थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस रखना फ्लूइड और लिक्विड में। फ्लूइड मतलब तरल, ठीक है, और लिक्विड जो है ना उसको हिंदी में बोला जाता है द्रव। ठीक है, फ्लूइड के दो टाइप होते हैं, लिक्विड और गैस। फ्लूइड जो टर्म हम यूज करेंगे ना, तो मतलब क्या होगा उसका, या तो हम लिक्विड की बात करना चाह रहे हैं या गैस की बात करना चाह रहे हैं। फ्लूइड की बात करना चाह रहे हैं, इट मीन्स या तो हम लिक्विड की बात करना चाह रहे हैं या गैस की हम बात करना चाह रहे हैं। आई होप की डेफिनेशन क्लियर होगी फ्लूइड की। ठीक है, अब ये तो हमने बात की कि फ्लूइड क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट इसी बारे में सारा, फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा इस सब्जेक्ट में मैंने थोड़ी देर पहले सिलेबस में डिस्कस किया था कि हम 3 पार्ट्स में इस सब्जेक्ट को कवर करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, एक्चुअली में तीनों जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स की ब्रांचेज है, और इन तीनों पर इस सब्जेक्ट में पूरा फोकस होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे तरल यांत्रिकी की शाखा है। ब्रांचेज, ब्रांचेज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स, ब्रांचेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ब्रांचेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहली जो ब्रांच है दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स, तरल स्थितिकी बोला जाता है हिंदी में। फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते पहले हम, फिर नोट डाउन कर लेंगे। तो बोर्ड पर फोकस करना कि जो फ्लूइड होता है जो फ्लूइड होता है
उसका दो अवस्थाओं में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। या तो फ्लूइड जो है वो रुका हुआ होगा, विश्राम की अवस्था में होगा, है ना, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे स्टैटिक होगा, मतलब वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, एक जगह ये रुका हुआ है, स्टैटिक है, रुका हुआ है, समझ रहे हो। और दूसरा, दो ही कंडीशन पॉसिबल है ना, या तो फ्लूइड गति कर रहा होगा या गति नहीं कर रहा होगा। गति नहीं कर रहा होगा मतलब स्टैटिक होगा, रुका हुआ होगा, विश्राम में होगा, वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि फ्लूइड जो है ना वो गतिशील है, मतलब मोशन में है, मोशन मतलब गति की अवस्था में है, ठीक है। या तो फ्लूइड रुका हुआ है या गति की अवस्था में है। तो या तो हम फ्लूइड का गति की अवस्था में अध्ययन करेंगे, या जब वो विश्राम की अवस्था में है, वो स्टैटिक रुका हुआ है, तब उसका हम अध्ययन करेंगे। अगर हमने फ्लूइड का विश्राम की अवस्था में अध्ययन किया तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। मतलब क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स जो ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स की, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स की वो शाखा, वो ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड का गतिहीन अवस्था में या विश्राम की अवस्था में, मतलब जब फ्लूइड रुका हुआ है उस अवस्था में अध्ययन करते, उस ब्रांच को हम बोलते क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स। आई होप क्लियर होगा। अब दूसरा सिचुएशन क्या पॉसिबल है, जब फ्लूइड गतिशील है, मोशन में है, तब उसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फ्लूइड जो है वो गतिशील है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा है। न्यूटन का गति का नियम आपने पढ़ा होगा ना, कि बल लगने पर ही गति होती है ना, फोर्स लगेगा तभी तो गति होगी। तो अगर गतिशील है फ्लूइड तो मतलब उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा है। अगर फोर्स लगा है, ठीक है, कोई ना कोई फोर्स लगा है, और जिस फोर्स के कारण, ठीक है, जिस फोर्स के कारण जो फ्लूइड है वो गतिशील अवस्था में है, उस फोर्स को भी हम अगर हमारी स्टडी में, हमारे एनालिसिस में सम्मिलित करें तो उस ब्रांच को हम बोलेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स को, कि फ्लूइड का गतिशील अवस्था में, मोशन की अवस्था में अध्ययन, जबकि उन बलों को भी सम्मिलित किया जाए जिन बलों के कारण गति हो रही है, तो उसको तो हम बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फाइन। और तीसरी ब्रांच हमने बोली थी फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो फ्लूइड का गति की अवस्था में अध्ययन, जबकि उन फोर्सेज को, उन बलों को सम्मिलित नहीं किया जाए जिनके कारण गति हो रही है, उसको फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोल देंगे। आई होप कि तीनों ब्रांचेस क्लियर होगी। तो बाई चांस इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है ना, ब्रीफ कर रहा हूं मैं कि फ्लूइड का हम या तो गतिहीन अवस्था में या गतिशील अवस्था में अध्ययन कर सकते हैं। अगर गतिहीन अवस्था में मतलब विश्राम की अवस्था में हमने इसका अध्ययन किया तो उस ब्रांच को हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर फ्लूइड गतिशील अवस्था में, और गतिशील अवस्था में हम अध्ययन करना चाह रहे हैं फ्लूइड का, और साथ ही साथ हम उन फोर्सेज को कंसिडर कर रहे हैं जिनके कारण गति हो रही है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। अगर फ्लूइड का हम गतिशील अवस्था में अध्ययन करना चाह रहे हैं और उन फोर्सेज को हम हमारे अध्ययन में, हमारे एनालिसिस में, हमारी स्टडी में सम्मिलित नहीं कर रहे जिनके कारण गति हो रही है, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होगी। तो ये सभी डेफिनेशन अब हम लिख देंगे, जो हमने डिस्कस किया वही लैंग्वेज में लिखना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने बात की फ्लूइड स्टैटिक्स की, ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स की। फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। फ्लूइड का विश्राम की अवस्था में, विश्राम मतलब रेस्ट, विश्राम की अवस्था में अध्ययन, विश्राम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में अध्ययन, जबकि, ठीक, इतना सफिशिएंट है। फ्लूइड का विश्राम की अवस्था में अध्ययन फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाता है, फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाता है, ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब तरल स्थिति की, अब कॉमन टर्म में तो अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फ्लूइड स्टैटिक्स कहलाता है। फाइन।
इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड ब्रांच फ्लूइड डायनेमिक्स, तरल गतिकी। फ्लूइड डायनेमिक्स। तो डिस्कस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, कोई डाउट तो पूछना है। कैसे डिफाइन किया इसका? फ्लूइड मैकेनिक्स की वह ब्रांच, वह ब्रांच, शाखा, फ्लूइड मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसमें जिसमें फ्लूइड का गति की अवस्था में, फ्लूइड का गति की अवस्था में या गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जबकि जबकि उन बलों को उन बलों को सम्मिलित किया जाए, उन बलों को सम्मिलित किया जाए जिनके कारण जिनके कारण गति हो रही है, गति हो रही है। फ्लूइड डायनेमिक्स कहलाता है। ओके, और तीसरी ब्रांच थी फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तीसरा हम लिख देंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। टी में बोला जाता है इसे तरल शुद्ध गतिकी, फ्लूइड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें 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 फ्लूइड का गतिशील अवस्था में, फ्लूइड का गतिशील अवस्था में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जबकि जबकि उन बलों को जबकि उन बलों को सम्मिलित नहीं किया जाए, सम्मिलित नहीं किया जाए जिनके कारण गति हो रही है, जिनके कारण गति हो रही है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहलाता है।
कि तो ये बेसिक बेसिक कुछ बातें की हमने कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती है। ओके, तो आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में कुछ सामान्य परिभाषाएं, कुछ सामान्य परिभाषाएं। हम बेसिक डेफिनेशन, हम बेसिक डेफिनेशन। हम बेसिक डेफिनेशन। तो देखिए पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ कुछ टर्म्स ऐसी होगी वो लगभग हर चैप्टर में या मैक्सिमम टॉपिक्स में आपके काम आएगी। तो वो बेसिक जो टर्म्स है ना वो यहीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ना ये आपका बेस बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें जो पहला हेडिंग हम लिखेंगे दैट इज तरल घनत्व। ठीक है, तरल घनत्व या इसको बोला जाता है द्रव्यमान, द्रव्यमान घनत्व। ठीक है, या फिर केवल घनत्व बोल दिया जाता है। इंग्लिश में से बोला जाएगा फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड डेंसिटी या मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। फ्लूइड डेंसिटी या बोला जाता है इसे मास डेंसिटी, और इसको जनरली हम रो से डिनोट करते हैं। हाँ? ये सिंबल जो है ना इसको बोला जाता है रो, तो इसको रो से डिनोट किया जाता है। कैसे हम डिफाइन करते हैं फ्लूइड डेंसिटी को? हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलते हैं सिंपली कि किसी फ्लूइड के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम बोलते हैं क्या? फ्लूइड डेंसिटी। एक बार लिख देता हूं मैं, किसी फ्लूइड के द्रव्यमान, द्रव्यमान को बोला जाता है इंग्लिश में मास, और आयतन, वॉल्यूम के अनुपात को, के अनुपात को डेंसिटी कहा जाता है या मास डेंसिटी कहा जाता है। मास डेंसिटी कहा जाता है, कहा जाता है। ओके, तो क्या बोला हमने? जो बोला वही मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं। डेंसिटी को हमने रो से डिनोट किया एंड इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यही बोला ना, किसी फ्लूइड के मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम बोलते हैं डेंसिटी। तो वही मैंने लिख दिया, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया किसका? मास डेंसिटी का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं।
आप ये सोचो, ध्यान से बोर्ड पर देखना, अगर अगर मैं वॉल्यूम को एकांक ले लूँ, v इक्वल टू 1, 1 क्या, 1 मीटर क्यूब हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है ना। तो इन जनरल बोलेंगे कि इसको इकाई ले लिया हमने, समझ लो। तो 1 यूनिट इसको अगर हमने लिया, एक इकाई इसको लिया, तब उस केस में यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, देयरफॉर रो कितना, m अपॉन 1। तो यहाँ से बोल सकते हैं रो इक्वल टू m। मतलब क्या हो गया, ध्यान से बोर्ड पर देखना, इसका मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग ये हो गया कि अगर फ्लूइड का वॉल्यूम जो है ना वो यूनिट है, यूनिट मतलब इकाई है, मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उस केस में जो मास होगा फ्लूइड का वही उसकी डेंसिटी के बराबर होगा। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो एकांक आयतन होता है, यूनिट वॉल्यूम होता है फ्लूइड का, उसका जो मास होता है वो फ्लूइड की डेंसिटी को दर्शाता है, बोल सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, फ्लूइड का इकाई आयतन का द्रव्यमान इसकी मास डेंसिटी को दर्शाता है, मास डेंसिटी को दर्शाता है, मास डेंसिटी को दर्शाता है। तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा, सिंपल। तीसरा अगर हम बात करें इसकी यूनिट क्या होगी, है ना, यूनिट वगैरह सारी आपको याद होनी चाहिए, बेसिक टर्म्स हम डिस्कस करें थ्रू आउट द सब्जेक्ट, ये टर्म्स बहुत बार रिपीट होगी, है ना, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बोलेंगे इसकी यूनिट क्या होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इसके मात्रक की बात करें, इसकी डेंसिटी के, ठीक है, मात्रक को बोला जाता है यूनिट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था अपना, रो इक्वल टू एम अपॉन वी, यही था ना, रो इक्वल टू एम अपॉन वी। और हमें पता है कि एम जो है ना मास, इसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। अगर हम एम के एस सिस्टम की बात करें तो मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, ठीक है। तो एम के एस मात्रक की बात करें, एम के एस मात्रक की बात करें तो एम के एस मात्रक में इसका डेंसिटी का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। सीजीएस मात्रक की बात करें, सीजीएस मात्रक की बात करें तो मास को हम किलोग्राम की जगह ग्राम में मेजर कर लेंगे, ठीक है। आयतन को मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करेंगे, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये मात्रक हो जाएगा किसका, डेंसिटी का, किसमें, सीजीएस सिस्टम में। एम के सिस्टम में क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होगी, कोई डाउट हो तो आपको, आई होप कि आप तुरंत पूछोगे उसको, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की है। इसके बाद कुछ डेटा की अगर हम बात करें, है ना, अलग अलग जो फ्लूइड्स होते हैं, जो कॉमन फ्लूइड्स हमारे काम आते रहेंगे थ्रू आउट द सब्जेक्ट, उनकी मास डेंसिटी कितनी होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूँ मैं, सिंबल में लिख रहा हूँ अब, रो मतलब डेंसिटी, नीचे वाटर बोल दिया, तो ये हम लेकर चलते कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये पूरे सब्जेक्ट में डेटा बहुत कम आएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, खासकर फ्लूइड स्टैटिक्स में डेटा बहुत कम आएगा, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद ही रखना है, ठीक है। ये तो हमने बात की कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ओके। अगर हम एयर की डेंसिटी की बात करें, ये भी बाई चांस कई बार न्यूमेरिकल में काम आ जाता है, तो इसको हम अप्रॉक्स में 1.21 kg पर मीटर क्यूब लेकर चलते हैं, है ना। अलग अलग रेफरेंस बुक्स में डेटा में थोड़ा सा पॉइंटों में कुछ ना कुछ वेरिएशन मिल सकता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन टिपिकली ये डेटा ले सकते हैं। एयर की डेंसिटी कितनी लेकर चलेंगे हम, 1.21 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसके अलावा एक और आपसे पूछा जाता है, कई बार तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, अगर हम बात करें स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, ये होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब, 7850 kg पर मीटर क्यूब, ओके। तो
तो ये सारा डेटा आपको दिमाग में रखना है। हाँ, सारा डेटा आपको दिमाग में रखना है। फाइन, ठीक है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम पहले, है ना, एसएससी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन लिखिए एक, क्वेश्चन लिख करेंगे हम पहले। ये एसएससी जेई में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है 1 मीटर क्यूब स्टील का मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा। 1 मीटर क्यूब स्टील का आयतन कितना होगा, ठीक है। यूनिट मास ऑफ स्टील का वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस भी गिवन थे, तो एग्जैक्टली तो ऑप्शन नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं 78.5 इतना किलोग्राम। दूसरा ऑप्शन सपोज बोल दिया हमने 785 इतना किलोग्राम। तीसरा बोल दिया 7850 इतना किलोग्राम। और चौथा बोल दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो अब देखो कि क्वेश्चन में ये बोला कि 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब ये क्या है, आयतन है ना, वॉल्यूम हो गया ना, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब आयतन स्टील का गिवन है, उसका मास कितना होगा, ये तो पूछा है, समझ लो। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है, फ्लूइड के इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो उसकी डेंसिटी के बराबर होता है, ये तो डिस्कस किया। और क्वेश्चन में इकाई आयतन ही दिया है, ठीक है, इकाई आयतन ही दिया है स्टील का, तो उसका मास कितना होगा, इसकी डेंसिटी के बराबर होगा, मतलब कितना हो जाएगा 7850 इतना किलोग्राम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका 7850 इतना किलोग्राम, ठीक है। ये एसएससी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी जेई में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइन, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात कर रहे थे, पहला हमने पढ़ा मास डेंसिटी। अब दूसरी जो डेफिनेशन है इसको बोलते हैं भार घनत्व या विशिष्ट भार, ठीक है। भार घनत्व इंग्लिश में बोला जाता है वेट डेंसिटी, ठीक है। विशिष्ट भार को बोला जाता है स्पेसिफिक वेट, या इसको इकाई भार भी बोल देते हैं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, या तो बोलेंगे इसको वेट डेंसिटी। पहले जो हमने डिस्कस किया था ना वो क्या था, वो मास डेंसिटी था। केवल डेंसिटी बोलेगा ना एग्जाम में तो मास डेंसिटी से ही हम मीनिंग लेकर चलेंगे, ठीक है। वेट डेंसिटी की बात करना चाह रहा हूं यहाँ पर, या इसी को बोलते हैं विशिष्ट भार, इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्पेसिफिक वेट, और इसी को इकाई भार भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेट। क्या क्या सिंबल यूज कर सकते हैं, जनरली जो यूनिट वेट है इसको गामा से डिनोट किया जाता है या स्मॉल w से डिनोट किया जाता है ना। जनरली ये नोटेशंस हम यूज करते हैं, ये सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि यही सिंबल्स यूज करेंगे, समझ लो। एक चीज़ों को आसान बनाने के लिए, कॉमन सिस्टम बनाने के लिए जनरली ये हम नोटेशंस यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और सिंबल से इसको डिनोट नहीं कर सकते। एग्जाम में तो कोई भी सिंबल बोल सकता है, ओके। तो एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं इससे, किसी फ्लूइड के
किसी फ्लूइड के भार, भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, और द्रव्यमान को बोलते थे मास। ठीक है, किसी फ्लूइड के भार एवं एवं आयतन मतलब वॉल्यूम के अनुपात को के अनुपात को यूनिट वेट कहा जाता है। या तो यूनिट वेट बोल देंगे, या वेट डेंसिटी, या स्पेसिफिक वेट बोल देंगे, है ना। मैं यूनिट वेट लिख देता हूँ। यूनिट वेट कहा जाता है, यूनिट वेट कहा जाता है। ओके फाइन। अब देखो जो डेफिनेशन लिखी वही से फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। क्या बोला हमने? इट इज द रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यह किसी फ्लूइड के वेट और वॉल्यूम, ठीक है, भार और आयतन का अनुपात होता है। और गामा से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, कुछ बुक्स में आपने देखा होगा स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। गामा इक्वल टू क्या? वेट अपॉन वॉल्यूम बोल सकता हूँ क्या? गामा इक्वल टू क्या? वेट अपॉन वॉल्यूम। यही तो डेफिनेशन बोली, वेट और वॉल्यूम का अनुपात होता है, ये सिंपल है, वेट और वॉल्यूम का अनुपात होता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम यह हो गया। फाइन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि हमने डेंसिटी के केस में किया था, कैसे किया था कि अगर वॉल्यूम जो है ना वो यूनिट है, एकांक है, एक इकाई है। एक इकाई का मतलब पहले भी बताया था मैंने कि या तो 1 मीटर क्यूब है या 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना। एकांक इसका मान है, तब उस केस में इस फॉर्मूला से देखिए गामा इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम वी की जगह 1 पुट कर दो। ठीक है, तो गामा इक्वल टू वेट अपॉन 1, तो यहाँ से गामा निकल कर आता है वेट के बराबर। क्या मतलब हुआ? जैसा कि हमने डिफाइन किया था डेंसिटी को, है ना, सिमिलरली हम इसको भी रिलेट कर सकते हैं, दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से बोर्ड पर देखना। ऐसा हम बोल सकते हैं कि देखो सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम जो है ना फ्लूइड का वॉल्यूम इकाई है, 1 यूनिट है, मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उस केस में जो वेट होगा फ्लूइड का वो इसके यूनिट वेट के बराबर होगा। ये मतलब हुआ ना। ठीक है, यूनिट वेट के बराबर होगा। फाइन। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं फ्लूइड के, इधर लिख देता हूं, फ्लूइड के इकाई आयतन का भार इसके यूनिट वेट के बराबर होता है, इसके यूनिट वेट के बराबर होता है, बराबर होता। सिंपल है। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट, इसके मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, ठीक है, मात्रक की बात करें तो सिंपली गामा इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम बोला हमने, ये बोला ना। तो एम के इस यूनिट में अगर हम देखें तो वेट को किस में मेजर करते हैं? वेट क्या होता है? एक तरह का फोर्स ही तो होता है। वेट को हम एम के एस मात्रक पद्धति में न्यूटन में मेजर करते हैं, है ना। ये न्यूटन हो गया एन, और वॉल्यूम को एम के एस में मीटर क्यूब में हम डिनोट करते हैं। तो एम के एस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, सीजीएस यूनिट सिस्टम की अगर हम बात करें, सीजीएस यूनिट सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो वेट है उसको हम डाइन में मेजर करते हैं, और मीटर क्यूब की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसकी यूनिट्स हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें
हमने बोला स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यही बोला ना। बेसिक डेफिनेशन से ये फॉर्मूला हमने रिलेट किया, गामा इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, ये हुआ ना, ठीक है। और मास डेंसिटी के फॉर्मूला में हमने देखा था, मास डेंसिटी के फॉर्मूला में हमने देखा था कि वेट क्या, जो डेंसिटी होती थी क्या होती थी, मास अपॉन वॉल्यूम होती थी। और वेट आपने पढ़ा हो, वेट आपने पढ़ा हो कितना होता है, वेट इक्वल टू क्या, m इंटू जी होता है क्या, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है, नहीं पता तो अब याद रखना, वेट इक्वल टू m इंटू जी। एम क्या होता था, मास, जी होता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी नोटेशन से लिख दूंगा यहाँ पर, तो ये मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, वेट की जगह हमने बोला m इंटू जी और वॉल्यूम v, बोल सकते हैं ऐसा। यहाँ पर ये देखिए, ये जो टर्म है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो क्या होती है, डेंसिटी होती है ना, डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो इसको तो मैं डेंसिटी बोल देता हूँ। यहाँ से गामा इक्वल टू क्या, m अपॉन वी को हमने डेंसिटी बोला, क्यों बोला, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने डेंसिटी की डेफिनेशन में, मास अपॉन वॉल्यूम इट इज इक्वल टू डेंसिटी, रो से इसको डिनोट किया था, इनटू ये जी बच गया, ठीक है, इनटू ये जी बच गया। तो इस फॉर्मेट में भी हम स्पेसिफिक वेट को लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में भी हम स्पेसिफिक वेट को लिख सकते हैं ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से सोल्व होते हैं, तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। मैं नोटेशंस लिख देता हूँ, ठीक है, नोटेशंस लिख देता हूँ यहाँ पर। जी जो है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, और इसका मान लिया जाता है कितना, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। या अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए, या फिर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, इसको लगभग हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी नोटेशंस में पहले लिखवा ही चुका हूं, ओके। तो इस तरीके से भी इसको हम रिलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, खासकर वाटर जो है, इसका यूनिट वेट कितना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। तो अगर मुझे चाहिए यूनिट वेट ऑफ क्या, वाटर, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, इस तरीके से लिख रहा हूं। तो इस फॉर्मूला से यहाँ पे डेंसिटी जो है ना, ये भी हमें वाटर की लेनी पड़ेगी, इंटू जी, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। और वाटर की डेंसिटी अभी हमने डिस्कस की थी कि कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती थी, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती थी। जी हमने डिस्कस किया कितना लेते हैं, 9.81 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, इतना न्यूटन पर मीटर क्यूब। दोनों ही डेटा हमने एमकेएस पद्धति में लिया, तो जो मात्रक निकल कर आएगा किसका, यूनिट वेट का, गामा का, वो भी एमकेएस में आएगा। एमकेएस में इसका मात्रक हमने डिस्कस किया न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इससे, तो ये स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो आएगा दैट इज कितना, 9810 इतना न्यूटन पर मीटर क्यूब। एग्जामिनेशंस में जिनमें एलसी अलाउ नहीं होता, उनमें इसको आप अप्रोक्सीमेटली 10,000 लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 9.81 की जगह हम अप्रोक्सीमेट 10 ले सकते थे, और 10 लेते तो कितना आता, 10,000 आता। ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए, कि ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स में हमारे बहुत काम आने वाला है। आई होप कि ये सभी चीजें आपको क्लियर होगी। ओके, इसके बाद जो तीसरी बेसिक डेफिनेशन है वो है विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व, या इसी को सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व भी बोल दिया जाता है।
ठीक है, या तो बोलेंगे क्या, विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्षिक घनत्व इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या बोलेंगे रिलेटिव, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी इसको बोलेंगे। जनरली इसको कैपिटल जी से या कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। हाँ, जनरली इसको कैपिटल जी से या कैपिटल एस से हम डिनोट करेंगे, और ये भी न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है ना, रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, दो डेंसिटीज का अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, इक्वल टू क्या, फ्लूइड का घनत्व या फ्लूइड की डेंसिटी, इंग्लिश में बोलता हूँ फ्लूइड की डेंसिटी, डिवाइडेड बाय किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड, मानक फ्लूइड की डेंसिटी। देखो क्या मतलब हुआ, जिस फ्लूइड की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करनी है, उस फ्लूइड की डेंसिटी तो ऊपर लेंगे हम, और नीचे एक स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी हम लेंगे। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या, जिसको हमने फिक्स कर लिया एक कॉमन सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, फ्लूइड का मतलब मैंने पहले भी बताया था, डिस्कस किया था हमने कि फ्लूइड का मीनिंग क्या लेना, या तो लिक्विड की हम बात करना चाह रहे हैं या गैसेस की बात करना चाह रहे हैं, ये डिस्कस किया था ना। ठीक है, फ्लूइड का मतलब क्या, या तो लिक्विड की बात करना चाह रहे हैं या फिर गैसेस की हम बात करना चाह रहे हैं। तो अगर अगर कोई फ्लूइड जो है वो कोई लिक्विड अगर है, ठीक है, फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, तो फ्लूइड अगर कोई लिक्विड है उस केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लेंगे वो तो लेते हैं वाटर, याद रखना, एक कॉमन सिस्टम के लिए ऐसा हमने किया। और दूसरा, अगर फ्लूइड जो है वो कोई गैस है, अब स्टैंडर्ड जो फ्लूइड लेकर चलते हैं वो जनरली एयर लेकर चलते हैं हम। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसी को मैं सिंबल्स के रूप में लिख देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी फ्लूइड की क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड मतलब मानक, ऐसा हम बोल सकते हैं। या इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से बोर्ड पर, G इक्वल टू हमने बोला रो अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ऊपर नीचे G से गुना कर सकते हैं ना हम, एक ही बात है। और रो इंटू जी क्या होता है, गामा होता है ना, रो इंटू जी अभी हमने लास्ट डेफिनेशन में देखा, इसी को तो गामा बोलते हैं। तो जी इक्वल टू क्या हो गया, गामा अपॉन नीचे रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इंटू जी, तो ये गामा हो गया किसका, स्टैंडर्ड फ्लूइड का। तो इस तरीके से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, समझ लो, जी इक्वल टू क्या, गामा अपॉन गामा ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं, लिक्विड्स के लिए अगर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करें, मानक तरल, स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड, लिक्विड्स के लिए ठीक
ठीक है, लिक्विड्स के लिए, इसके लिए तो लिया जाता है क्या, जल, ठीक है, वाटर। और गैसों के लिए, गैसों के लिए सामान्यतः लिया जाता है क्या, एयर, ठीक है, एयर, वायु, ठीक है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन जनरली ये सिस्टम रखा जाता है। तो अगर हम अब बात करें कि सीधा अगर हम बोले, अभी तक हमने क्या बोला था कि फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी, फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ये बात की थी हमने, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिकली बोलूं कि लिक्विड्स की, है ना, लिक्विड्स बोल रहा हूँ, लिक्विड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोल सकते हैं किसी लिक्विड, द्रव की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, या सिंबल्स में लिख देता हूं अब तो शॉर्ट में, ठीक है, सिंबल्स में लिख देता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्या, लिक्विड बोल दूं यहां पर, तो इट इज इक्वल टू क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये बोलेंगे ना। ऊपर तो हम क्या लेते थे, जिस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करनी है उसकी डेंसिटी लेते थे, और नीचे हम कोई स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी लेते थे। और हमने बोला कि जब लिक्विड्स की हम बात करना चाह रहे हैं, लिक्विड्स की हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करना चाह रहे हैं, तब उस केस में तो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेंगे वो वाटर होगा, तो नीचे हम डेंसिटी किसकी लेंगे, वाटर की, और ऊपर नीचे जी से गुना कर दिया, तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, रो इंटू जी, जी से ऊपर नीचे गुना किया तो रो इंटू जी, वो आ जाएगा गामा ऑफ लिक्विड। कौन सा लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करनी है उसका गामा चाहिए हमें, अपॉन नीचे भी जी से गुना किया था हमने, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, ये हो जाता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। इस तरीके से भी इसको हम बोल सकते हैं। ये तो इस डेडिकेटेड फॉर्मूला हो गया किसके लिए, लिक्विड्स के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए ये हो गया डेडिकेटेड फॉर्मूला। ओके, अगर हम बात करें एयर की, सॉरी गैसेज की, ठीक है, गैसेज की, तो ऊपर जो डेंसिटी लेंगे वो किसकी लेंगे, गैस की ना। जिस गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करनी है उसकी डेंसिटी ऊपर, और गैसेज के केस में, गैसेज के केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो क्या लेकर चलेंगे हम, एयर, तो नीचे डेंसिटी किसकी लेंगे, एयर की। अगेन जी से ऊपर नीचे गुना किया तो ऊपर आ जाएगा रो इंटू जी होके गामा, तो गामा ऑफ गैस डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एयर, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। फाइन, ओके। अब कुछ डेटा की बात कर लेते हैं, कुछ डेटा की बात कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आता है। अगर हम बात करना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होगा, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की बात करें कि कितना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, लिक्विड क्या है यहाँ पर, वाटर, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड क्या है, वाटर, और नीचे भी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी हम लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर ही होता है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो गया। मतलब क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है। एक तो ये याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है, पहली चीज तो ये, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 होता है। दूसरा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मरकरी की, ठीक है, वो कितनी होती है, ये होती है 13.6, ये भी याद रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी की जो होती है ना वो 13.6 होती है। कैसे होती है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। जो डेंसिटी होती है मरकरी की वो 13.6 टाइम्स होती है ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। मरकरी जो होता है ना वो पानी से 13.6 गुना ज़्यादा हेवी होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि
रो ऑफ मरकरी अपॉन रो ऑफ वाटर इक्वल टू 13.6, और ये रेशो क्या हो गया, ये रेशो डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई मरकरी की। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ भी हो जाएगा, लेकिन डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ तो कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने कर दिया, लेकिन डेटा ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। आई होप कि ये सभी क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की क्या, मास डेंसिटी की, इसके बाद स्पेसिफिक वेट की हमने बात की, समझ रहे हो, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तीन बेसिक जो डेफिनेशन है वो हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, और भी कुछ डेटा जो है वो आप याद रख सकते हैं, है ना, बहुत रेयरली वो काम आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें डेंसिटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सी वाटर की, ठीक है, सी वाटर ये कितनी होती है, ये करीब होती है 1.02। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है समुद्र के पानी की, सी वाटर की, वो करीब होती है 1.02, और जनरली जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 लेकर चलते टिपिकली, लेकिन एक्चुअली में अलग अलग टाइप के जो ऑयल्स होंगे उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अलग अलग होगी। एक कॉमन डेटा हम जनरली ये ले लेते हैं, है ना। इसके अलावा और डेटा कौन सा काम आ सकता है, एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर देखें, एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो 0.00129। अब बहुत रेयरली एक डेटा काम में आता है, अगर न्यूमेरिकल्स में अगर कहीं पर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की रिक्वायरमेंट है तो जनरली वो आपको डेटा क्वेश्चन के साथ में दिया जाता है ना, वो डेटा आपको क्वेश्चन के साथ में दिया जाता है। बाकी ये जो डेटा है कौन सा, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी और मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत जगह आपसे पूछी जाती है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब एक दो पॉइंट्स की और बात करते हैं। या एक नोट हम लिखेंगे पहले, है ना, एक नोट जो है वो हम लिखेंगे। तो कुछ एडिशनल जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसको नोट में हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स को हम नोट में नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि टेम्परेचर वेरिएशन का क्या इफेक्ट होगा डेंसिटी पर, समझ लो, टेम्परेचर वेरिएशन का डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हम नोट में ही लिखेंगे। अगर हम तापमान बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तब उस केस में डेंसिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, डेंसिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप देखो कि फॉर्मूला देखो पहले, तब ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा कि अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम होता था ना, बोर्ड पर देखना है तब समझ में आएगी चीज़ें, मास अपॉन वॉल्यूम होता था। और आपने बेसिक अगर पढ़ा हो, बेसिक मैकेनिक्स या फिजिक्स या बेसिक स्कूलिंग में आपने पढ़ा हो, तो मास हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता, समझ लो, मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट हम मानकर चलते हैं। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम पर ही कुछ चेंज होगा, मास तो कांस्टेंट है। ठीक है, लिख देता हूँ, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाँ, अगर आपने टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया, तब उस केस में टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तब उस केस में क्या होगा, मास तो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तापमान बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, क्या कम होता है। ठीक है, तो ऐसे सोचो कि तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, किसी भी मटेरियल का या फ्लूइड का प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन होगा, जैसे ये पेन है, मार्कर है, इसको अगर मैं गर्म कर दूं, इसका तापमान बढ़ा दूं, तो ये एक्सपेंड करेगा ना,
कोई भी मटेरियल एक्सपेंड करेगा या कोई भी फ्लूइड जो है वो एक्सपेंड करेगा, उसका विस्तार होगा, है ना, उसका आयतन में वृद्धि होगी। ये बात समझ में आती है? तापमान बढ़ाने पर आयतन जो है उसमें वृद्धि होगी, है ना, कम लिख दिया क्या मैंने, ये बढ़ेगा। ठीक है, आयतन बढ़ेगा। तो अगर नीचे वाली टर्म बढ़ रही है, ऊपर वाली जो है वो कांस्टेंट है, तो ओवरऑल टर्म पर क्या इम्पैक्ट होगा, ओवरऑल टर्म पर क्या इम्पैक्ट होगा, नीचे वाली टर्म तो बढ़ रही है, ठीक है, और ऊपर वाली टर्म कांस्टेंट है, तब उस केस में ओवरऑल टर्म जो है वो कम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, तापमान बढ़ाने पर जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जामिनेशंस में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिख देंगे यहाँ से, अर्थात तापमान बढ़ाने पर डेंसिटी घटती है, डेंसिटी घटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, डबल स्टार इसको लगा सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि तापमान बढ़ाने पर जो वाटर है उसकी डेंसिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, है ना। वाटर के अलावा जितने भी फ्लूइड्स है उनके लिए क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर डेंसिटी घटती है। लेकिन वाटर में क्या होता है कि तापमान अगर बढ़ाओगे ना तो 4 डिग्री सेल्सियस तक, जब तक हमने तापमान बढ़ाया, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान था वाटर का, अब बढ़ा के आपने किया 4 डिग्री तक लगे धीरे धीरे बढ़ाकर, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने पर डेंसिटी जो है पहले बढ़ती है। किसकी, वाटर की बात करना चाह रहा हूँ, ये अपवाद है अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वाटर की डेंसिटी बढ़ती है, उसके फर्दरली अगर उसके बाद भी आपने अगर तापमान बढ़ाया तब जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कम होगी। ये आप जनरल साइंस में भी पढ़ते हैं, है ना। तो मैं लिख देता हूं, 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का तापमान बढ़ाने पर या इसको मैं ऐसे लिखता हूं, पानी का तापमान बढ़ाने पर डेंसिटी पहले बढ़ती है, ठीक है, पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है, और इसके बाद घटती है, घटती है, ठीक है। पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है डेंसिटी बढ़ेगी, और इसके बाद भी अगर तापमान बढ़ाया, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अगर आपने तापमान बढ़ाया, तब उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर जो है घटती है, ठीक है। अगर इसको मैं कर्व से समझाना चाहूँ आपको, इसको अगर हम कर्व से समझाना चाहे, ठीक है, कर्व से समझाना चाहे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर हमने सपोज ले लिया क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर, एक्स एक्सिस पर हमने तापमान ले लिया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया ये टेम्परेचर, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा कि ऐसा कुछ करवाएगा, है ना। ये डेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है, ये डेंसिटी कहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर है। ये मैक्सिमम डेंसिटी को डिनोट कर रही है, ये मैक्सिमम डेंसिटी हो गई वाटर के लिए, और कितने तापमान पर हो गई ये, 4 डिग्री सेल्सियस पर, हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी पहले मैक्सिमम होगी तापमान बढ़ाने पर, वाटर की बात करना चाह रहा हूँ। उसके बाद भी अगर तापमान बढ़ाए तो डेंसिटी कम होती है,
ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ कि वाटर की डेंसिटी कितने तापमान पर मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। हाँ, ये पॉइंट भी हम लिख देंगे। वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मैक्सिमम होती है। एक पॉइंट और लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम होती। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये नोट में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे कई बार एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये कुछ कुछ मेजर डेफिनेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, कुछ कुछ मेजर डेफिनेशंस हम कुछ बेसिक पार्ट के बारे में बात कर चुके, सिलेबस के बारे में बात कर चुके। तो आई थिंक कि इस सेशन में इतना ही सफिशियंट होगा, और फिर हम टाइमिंग को और बढ़ाते रहेंगे। हाँ, तो अभी बेसिक बेसिक पार्ट जो है हमने अभी तक कवर किया, कल कंटिन्यू करेंगे बेसिक डेफिनेशंस को ही। और आपको रेगुलरली क्लास करनी है, कोशिश करनी कि लाइव क्लासेज आप ले सकें, है ना। हमेशा वो बेटर होता है, लाइव नहीं ले सकते आप तो आप रिकॉर्डेड क्लासेज जो है उनको प्रेफर करेंगे। सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।